अच्छा, माहिन इज़ जस्ट नॉट कि हम पाकिस्तानी आर टू बी ब्लेम फॉर दिस। कैम्ब्रिज वालों की भी तो रिक्वायरमेंट अब आ गई है कि पास पेपर्स और रेड स्पॉट पेपर्स, और तो वो जब मार्केट में अवेलेबल हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है तो लोग ख़रीद रहे हैं कि ना जो जड़ें होती हैं वो ये मजबूत कर रही होती है, ये आपको ग्राउंड देती है आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, इससे मुझे ये ख्याल आ रहा है कि हमारे जहाँ भी बात होती है किसी भी कॉर्पोरेट फोरम के ऊपर या इंडस्ट्री के अंदर बात होती है, तो ये कहा जाता है कि जी एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमारे जो बच्चे निकल के आएँ वो अडेप्टेबल टू रैपिड चेंज हों, वो इनोवेटिव हों। वो इंजीनियर नए तरीके निकालेगा, इनोवेशंस निकालेगा, वो उसको एक नया रुख दे देगा, राइट। Let's look at the good side of Pakistan from the lenses of the teachers, the doctors, the explorers, and the homemakers, the people who make Pakistan Pakistan. Catch me every week as we talk to different people and learn from their experiences so that we can work on building a better future, because stories matter. Assalamu alaikum Pakistan and welcome. Adab, taslimat. बदतरस अंदेशे सूदो जिया है जिंदगी, है कभी जा और कभी तस्लीम जा है जिंदगी। ये दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिर्रे आदम है ज़मीरे कुन फिका है जिंदगी। जनाब कहते हैं कि एक बेहतरीन तोहफा जो वालिदैन अपनी औलाद को दे सकते हैं वो है बेहतरीन तालीम। और इस तोहफे के हुसूल के लिए वालिदैन रुख करते हैं तालीमी इदारों का, स्कूल्स, कॉलेजेस और फिर यूनिवर्सिटीज। मगर कुछ ऐसा अजीब सा हो रहा है आजकल कि हम जिस तरह के लोग इस माशरे का हिस्सा देखना चाहते हैं, वो जहन, वो शख्सियात हमें मिल नहीं रही। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि इस मसले को अच्छी तरह भांप चुकी है और कोशां है कि हमारे तालीमी निज़ाम को कुछ बेहतर बनाया जाए, अपना हिस्सा डाला जाए और कोशिश तो की जाए, हिम्मत नहीं हारनी है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जैसी बेटी जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी तालीमी इदारों के लिए काम कर रही हैं, जुस्तजू में लगी हैं, कोशां है। अल्लाह ताला इनकी बहुत आसानी करे। जनाब माहीन सलमान साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप सारा साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला है। अब मैं जब इनका तारुफ करूंगी ना, करवाऊंगी, तो जरा सा दिल थाम के बैठे। बहुत सारी चीजें हैं, पता नहीं मैं इंसाफ कर पाऊंगी कि नहीं आपके तारुफ के साथ। जनाब माहीन साहिबा जो हैं, ये फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं कुरंगी एसोसिएशन की, और एक बोर्ड मेंबर हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी की। अपना इदारा ग्लोबल इनोवेट्रिक्स, उसकी ये CEO हैं। डायरेक्टर हैं पेस्टागॉन एंटरप्राइज की, कन्वीनर हैं ऑफ HEC जो कि हायर एजुकेशन कमेटी FPCCI, मैंने सही कहा? That's Higher Education Committee FPCCI। ठीक। और मेंबर हैं AGC फॉर डेवलपिंग गोल्डन कंपनी गाइडलाइंस, कंपनी। और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये हम इनसे बात करते हुए जो है वो डिस्कवर करते जाएंगे इंशाअल्लाह। माहीन, बहुत माफ़ी चाहती हूँ, माज़रत चाहती हूँ अगर कहीं कोताही हो गई है तारुफ के दौरान। इतना अच्छा लगता है, एक तो आप, हम फीमेल्स, और इस माशरे में काम करना और इतने हाई लेवल पे काम करना और इतने सारे इदारों के साथ काम करना, यार बहुत अच्छी होगी आप यकीनन, शक्रिया। अल्लाह ताला और तरक्की दे आपको और आपके मिशन में आपके लिए आसानियाँ करे और आपका जो भी काम हो वो इस वतन के लिए इंशाअल्लाह बेहतरीन साबित हो। सबसे पहले मैं कैजुअल बात करना चाहूँगी। मेरी डॉक्टर इरफान हैदर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि माहीन से ज़रूर पूछना
कि अमूमन लोग अपनी थीसिस पे काम करते हैं तो टेक्स्ट होता है, बड़े लंबे चौड़े से बुकलेट्स आती हैं और फाइल्स होती हैं, आपने शायरी को यूज़ किया, ये क्या माजरा है, ये तो बताइए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग थीसिस था एक्चुअली। बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ये मेरा थीसिस एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर था, तो उसमें बहुत सारी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि किस तरीके से टेबल बनाएं, ये करें वो करें। वुमेन की बात है, तीनों किसी की हो नहीं सकती, तो हमने उसको पोइट्री के अंदर जो है ना बंद कर दिया, हर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर एक स्टैंजा बना दिया। तो वो बहुत सारी बातें आपने कहा बहुत कम लफ्ज़ों के अंदर बड़ी मानी खेज तरीके से आ गई, और वो एक बहुत अच्छी डिपिक्शन हो गई वुमेन एंटरप्रेन्योर की। तो उसमें 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स with different personality traits and their different levels of success according to the personality traits. तो वो उस पोइट्री के अंदर समझेंगे वो पूरी चीज़ समराइज हो गई। हाँ अल्लाह, तो कुछ उसका बताइए तो कि वो अशार, वो कलाम कहाँ किसका? ऑफ हैंड इस पर क्या दिया, हालांकि वो कलाम मेरा ही लिखा हुआ। अरे वाह क्या बात है। लेकिन वो पूरा इंग्लिश के अंदर था, और उसको फिर हमने एक्चुअली हर स्टैंजा को रिलेट किया हुआ था अपनी रिसर्च के साथ, तो वो उस तरीके से आ रहा था। ये तो देखने से लायक होगा कि क्या ज़बरदस्त काम। तो उसमें आपकी जो ज्वेलरी जो जिसके पास आपने प्रेजेंट किया, उनके क्या रिव्यूज़ थे? हाउ डिड दे टेक? डॉक्टर इरफान से। अच्छा फेमस इन द ज्वेलरी, ओके। मगर ये कि everybody liked it because there were too many things which were composed in a very intellectual manner. एक बिल्कुल अलग तरीके से। That's really unheard of. Yes, होता नहीं उन्होंने, लेकिन उसको हमने थोड़ा सा क्रिएटिव, क्योंकि वो मैं बहुत ड्राई नहीं बनाना चाह रही थी, बात औरतों की थी, औरतें ड्राई नहीं होती थी। जो बात है बिल्कुल, I mean I think all the female viewers would totally agree with this. थोड़ा सा जेंडर बायस होना तो जायज़ है। I don't think this is being gender biased. I think this is who we are. Exactly. इस पूरे जहान में रंग तो ख़वातीन ही के वजह से है। बिल्कुल। अच्छा, what is Global Innovatrix? क्या काम है? Global Innovatrix is basically a technology company that I've recently diverted myself into. हमारा family business basically environment से है, environment related है, और उसमें बहुत सारे काम environment से related होते हैं। लेकिन अब जब हम industry को study करते हैं, because somehow observing and studying and वो तमाम चीज़ें मेरे अंदर ऑटोमेटिकली एज आई प्रोग्रेस विद माई PhD डेवलप हो गई। और फिर सबसे बड़ी चीज़ किसी भी बिजनेस को कामयाब रखने के लिए आपकी फोरसाइट, आपका विजन होना चाहिए। हम जब पढ़ाने जाते हैं तो हम मिसालें देते हैं कि जी आपने कोडैक को देखा, ख़त्म हो गया बिकॉज दे डिड नॉट ग्रो, नोकिया इतनी बड़ी कंपनी ख़त्म हो गई बिकॉज दे डिड नॉट हैव अ विजन। सो व्हेन वी अब ये चीज़ें जो है, क्योंकि मैं विजिटिंग फैकल्टी भी रही हूँ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पे मतलब व्हेन आई गो एंड टॉक टू स्टूडेंट्स, और फिर जब हम विजन की बात करते हैं और फिर वही सारी चीज़ें हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, तो आई जस्ट सॉ कि देयर इज़ अ बिग गैप इन द मार्केट, और वो है डिजिटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, बिकॉज आवर इंडस्ट्रीज आर नॉट डिजिटाइज्ड। और वो सिर्फ एक वो नहीं होता कि आप जी कंप्यूटर ले आए या AI आपने कहीं से पकड़ा और उसमें डाल दिया, नो इट्स नॉट लाइक दैट, देयर इज़ अ होल साइंस बिहाइंड इट एंड अ होल थॉट बिहाइंड इट। तो जब मैंने यहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज़ के साथ ही माशाल्लाह मेरा काफ़ी इंट्रैक्शन रहता है डिफरेंट एसोसिएशंस के साथ, कारोबारी दफ्तर के साथ उठना बैठना, बातें करना सुनना, उसके अलावा फिर एकेडेमिया के साथ भी मैं जुड़ी हुई हूँ। तो जब मैं दोनों को सुकून से बैठ के जब मैं कंबाइन करती हूँ, देन आई सी रूम फॉर अ लॉट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन आवर इंडस्ट्रीज। और जब इंडस्ट्री ग्रो करती है तो बहुत सारी चीज़ें साथ साथ ग्रो करती हैं, वी प्रॉस्पर एज अ नेशन। तो जब हमने ये देखा कि भाई आप डिजिटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर के इंडस्ट्री 4.2 के ऊपर हमारे यहाँ प्रैक्टिकली बहुत कम काम, मतलब ना होने के बराबर काम इस वक्त है। आप देखिए जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर जब बाहर की रिस्ट्रिक्शन आती है कि आप AI रिपोर्ट सबमिट कराएं तो वो AI की तरफ जाते हैं, उनके ऊपर बाहर से उनका बायर इम्पोज करता है कि ओनली देन दे टर्न इनटू इट। और इस वक्त सारा एक्सपोर्टर जो तबका आपको करता हुआ नजर आएगा वो इसलिए कि बाहर का बायर उनसे ये डिमांड कर रहा है।
locally what are we doing? We are not doing anything. So digitalization of industry के अपने बहुत सारे benefits हैं. आजकल product quality की बड़ी बात होती है, precision की बात होती है. You can get it when you are digitized, when you have process digitization. फिर energy के ऊपर बड़ी बात होती है. तो energy जहाँ पैदा करने की बात है, वहाँ energy के use को optimize करने की भी बात है. कि आप एनर्जी को कैसे ऑप्टिमाइज करें, आप अपने इक्विपमेंट्स को कैसे ठीक करें कि आप बिजली कम से कम ज़ाया और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें. सो दैट्स डिजिटाइजेशन ऑफ एनर्जी. उसके अलावा अगर आप देखें बहुत सारे ऑडिट्स जो हैं वो IoTs के थ्रू हो रहे हैं. दुनिया कहीं कहीं पहुँच गई है और हम वहीं के वहीं बैठे हुए हैं. तो मेरा एक ये विजन था जिसकी बेस के ऊपर मैंने ये ग्लोबल इनोवेटिक्स विच इज़ अ टेक्नोलॉजी कंपनी ये रिसेंटली फॉर्मुलेट करी है. और इसका मकसद सिर्फ एक डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, इसका मकसद है डिजिटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. हाउ कैन वी इनकॉर्पोरेट AI इनटू द बिजनेस प्रोसेसेस. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम वर्किंग ऑन. बात काट रही हूँ, माफी चाहती हूँ, मगर जरा सी वजाहत कीजिए एक लेमैन के लिए कि डिजिटाइजेशन से क्या मुराद है. अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल डेटा एनालिटिक्स लोगों के लिए बड़ी बहुत गंभीर साइंस है. कुछ भी नहीं है, आपके पास सिंपल सॉफ्टवेयर आते हैं, आप इंस्टॉल करें, आपको पता चल जाएगा आज आपने क्या बेचा, क्या बिका, आपकी क्या स्टैटिस्टिक्स आ जाएंगी, किस कलर की चीज़ें आपने या किस जायके के खाने आपने बेचे या किस पैकेजिंग, कौन सी पैकेजिंग कंज्यूमर ने ज़्यादा पसंद करी. ये सारा डेटा एनालाइज करके क्या आप अपने प्रोडक्ट बेहतर नहीं बना सकते, आप एक बेहतर ऑफरिंग मार्केट को नहीं दे सकते. सिंपल सी चीज़ें हैं. इसी तरीके से जब आप प्रोसेस डिजिटाइजेशन की तरफ आते हैं तो ज़रूरी है हम हर चीज़ मैनुअल कर रहे हैं. अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग थॉट आती है और वो ये आती है कि जनाब ये तो ले ऑफ्स की बात कर रहे हैं, मैनुअल लेबर की रिप्लेसमेंट हो जाएगी कहीं. लेकिन आप ग्लोबल फिनोमेना देखिए, दुनिया भर में कहीं पे भी लेबर जो है वो रिप्लेस होती है, रिजेक्ट नहीं होती. अगर ये वाली मैनुअल लेबर जाती है तो दूसरी फिर पढ़ी लिखी लेबर आती है जो कि अपनी AI को कंट्रोल करती है. मतलब फॉर्म ऑफ वर्कफोर्स विल चेंज फ्रॉम अनस्किल्ड टू सेमी स्किल्ड, नाउ फ्रॉम सेमी स्किल्ड टू स्किल्ड. तो ये एक साइकिल है जो हर मुल्क एक्सपीरियंस करता है. माशाल्लाह हमारे पास इतना यूथ है विच इज़ अ टैलेंटेड यूथ एंड दिस यूथ इज एंगेजिंग इटसेल्फ इन AI. कितने आप प्रोग्राम सुन रहे होते हैं कि बच्चे डिफरेंट तरीके के कोर्सेज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. अब ये वो वर्कफोर्स है जो इस वर्कफोर्स को रिप्लेस करे. These are very quick learners, so there is a very low chance of unemployment. आखिर वो यही वो बच्चा है जो बाहर जाके भी परफॉर्म कर रहा है, तो यही वो बच्चा है जो यहाँ पर भी परफॉर्म करेगा. तो मेरा जो टेक्नोलॉजी कंपनी बनाने का मकसद था वो ये था कि हम अपग्रेड करें अपनी इंडस्ट्रीज़ को, अपग्रेड करें अपने बिजनेसेस को टू गिव अ बेटर ऑफरिंग नॉट ओनली लोकली बट ऑल्सो व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स. अच्छा, अब ये जो आप सॉरी जरा एम्बिशियस हो रही हूँ अपने सवालों में, बहुत एक्साइटिंग हो रही सुन के. तो ये जो आपकी कंपनी है ये सिर्फ इंडस्ट्री की सपोर्ट के लिए क्या आर यू गोइंग टू कनेक्ट विद यूनिवर्सिटीज के लिए? असल में तो जो फॉर द टाइम बीइंग यस इट्स फॉर द इंडस्ट्री. Obviously, it's an industrial concern, commercial business है, तो it's for the industry. But yes, we have a compulsion and a will both to connect with the university because I need that kind of workforce. यही मुझे समझना. I need that kind of workforce. तो मुझे ये वाले तमाम अपने से रिलेटेड जैसे कोर्सेज होते हैं या आइडियाज़ होते हैं तो वो मैंने अब यूनिवर्सिटीज़ को करना है. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी कर भी रही हैं और कुछ को हमें गाइड भी करना पड़ता है कि आपने ये वाली इस टाइप की वर्कफोर्स जो है वो हमें देनी है. अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो मेरा इंटीग्रेट होने का मकसद है वो आपको मैंने बताया कि एक बच्चे के पास डिग्री हो. दूसरा एक एलिमेंट जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में होना चाहिए जिसके ऊपर मैं बहुत फोर्स करती हूँ और एडवोकेट करती हूँ, दैट इज़ स्किल्स डेवलपमेंट. Skills development is basically the bridge between the university and the industry. अब वो इंडस्ट्रीज स्किल डेवलपमेंट जब यूनिवर्सिटीज कर लेंगी तो वो बच्चे का ब्रिज बन जाएगा बिटवीन एकेडमिया एंड इंडस्ट्री. तो वो बच्चे हाथों हाथ एम्प्लॉय होंगे या फिर अपना कारोबार शुरू कर सकेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ जाएंगे, अपने प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकेंगे बिकॉज दे आर एजुकेटेड, दे आर इन डेप्थ knowledge of the subject and they have the skills, so they can even develop their own products and become entrepreneurs. तो माहिम, वो जो एक इंटर्नशिप
का कल्चर है हमारे यहाँ के बच्चे 3rd ईयर में, इवन 2nd ईयर से उनके प्रोफेसर्स, उनके डीन्स, HODs उनसे कहना शुरू कर देते हैं कि तुम इंटर्नशिप करो किसी कंपनी में, एंड बाय द टाइम यू आर इन द 4th ईयर यू शुड हैव एटलीस्ट these many offers at your hand. तो वहाँ कहीं कोई कनेक्शन? देखिए, देयर इज़ अ कंप्लीट डिस्कनेक्ट विद द वर्ड इंटर्नशिप एंड द इंडस्ट्री. मेरे पास इंटर्नशिप के लिए आते हैं बच्चे, तो मैं उनको क्या दूंगी? मैं कहूँगी बेटा ये फ़ोटोकॉपी करा लेना, ये करा लेना, बिकॉज आई नो कि दे आर नॉट अप टू दैट लेवल वेयर दे कैन सपोर्ट मी विद माई वर्क. ओके, दे कैन नॉट. अच्छा, अब ये बच्चे का फॉल्ट नहीं है, ये आपके पूरे एक सिस्टम का ओवरऑल फॉल्ट है. एजुकेशन सिस्टम कह लीजिए, ओवरऑल एनवायरनमेंट कह लीजिए, आपके कल्चरल डायनामिक्स कह लीजिए. अब अगर मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी मिसाल बाहर की दूँ, आपको बहुत सारी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाएंगी. बाहर मुल्कों के अंदर वो परमानेंट वर्कफोर्स बहुत कम हायर करते हैं, वो चलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कफोर्स के ऊपर या इंटर्नशिप्स के ऊपर, वो चलते हैं इंटर्नशिप्स पे. अब ये एक माइंडसेट है जो कि इंडस्ट्री का है, ठीक है. इंडस्ट्री चलती है किसके ऊपर? इंटर्नशिप्स के ऊपर. क्यों? क्योंकि उन्होंने, इंडस्ट्री ने डेवलप कर लिए हैं सिस्टम्स. कोई आए कोई जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये काम है, कर सकते हो कर लो, सुपरवाइज़र से गाइडेंस ले लो. आई एम सॉरी टू से बट आवर इंडस्ट्री डज नॉट हैव दोज सिस्टम्स. SOPs नहीं है, SOPs नहीं है, बहुत सारी कंपनियां ISO नहीं है, किसी के पास कोई सिस्टम नहीं है. तो दे आर वेरी वेरी लिमिटेड इन देयर पर्सन ओरिएंटेड वर्क दैट इज गोइंग ऑन. माइक्रो मैनेजमेंट हो रही होती है. माइक्रो मैनेजमेंट है बिल्कुल. अगर वो बंदा चला गया तो ये डिपार्टमेंट नहीं काम करेगा, बंद हो जाएगा, या ये 3 दिन तक बंद रहेगा जब तक वो बंदा नहीं आएगा. दिस इज द वे आवर इंडस्ट्रीज आर ऑपरेटिंग. तो अब यहाँ पे कल्चर ही नहीं है. अच्छा, वो इंटर्नशिप्स क्यों करते हैं? क्योंकि अगर ये हमारा कल्चर आ जाए तो आप इसका बेनिफिट देखिए. बेनिफिट कितना है? मेरे ऊपर बहुत सारे जो HR रिलेटेड टैक्सेस हैं वो नहीं लगते. बहुत सारे जो आपके लेबर के इदारे हैं वो मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते. मेरी अपनी मतलब मैं बहुत सारी चीज़ों से बच जाऊँ. जैसे मैंने मेडिकल देना है, मैंने मतलब जो परमानेंट आपके बेनिफिट्स होते हैं, हाँ, बिल्कुल, वो आपकी कॉस्ट जो है वो बहुत सारी बच जाएंगी. इंडस्ट्री को अभी ये विजन अगर है भी तो समझ में नहीं आता कि अप्लाई कैसे करें, क्योंकि अपने पास सिस्टम्स नहीं है ना. तो वो किस तरीके से करेंगे? अब अगर आप पूरे इसको देखें तो एक इंटर्नी मुझे बहुत सस्ता पड़ रहा है. एक अच्छा, ये हर पोजीशन पे नहीं होता, पोजीशन टू पोजीशन वेरी कर रहा होता है. ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन स्ट्रैटेजिक पोजीशंस व्हिच कैन नॉट बी गिवन आउट टू इंटर्नीज, लेकिन बहुत सारी पोजीशंस ऐसी हैं जो आपके सिस्टम्स बने हो तो इंटर्नीज को दी जा सकती हैं. तो इन बच्चों का वैसे ज़्यादा मसला हल हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता. तो दूसरी चीज़ इंटर्नशिप्स से रिलेटेड इनका ये एक तो मतलब ये सिस्टम था. दूसरा जो है ना, इनका लेवल नहीं होता. तीसरा, यूनिवर्सिटी खुद कुछ नहीं कर रही होती, अपने ओन पे इनिशिएटिव्स नहीं ले रही होती. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो इंक्यूबेशन सेंटर्स खोल रही हैं तो ज़रूरी है, अभी तक कोई ऐसा आपके पास गाइडलाइन नहीं है, कोई ऐसा मेकैनिज़म नहीं है जहाँ पे आप अगर किसी बच्चे का अपना वेंचर है उसको इंटर्नशिप कह सकें. आपका मकसद इंटर्नशिप का है वर्क एक्सपोजर. नाउ इफ़ द चाइल्ड इज़ गेटिंग वर्क एक्सपोजर आउट ऑफ स्टार्टअप by a policy, maybe that's where HSC can play a big role. As per policy, you cannot call it an internship. Internship सिर्फ वही है जो बच्चा कहीं जाके करे. बच्चा अगर अपना कर रहा है तो नहीं है. इसलिए स्टार्टअप कल्चर जो है वो आपका हैंग हुआ हुआ है. इफ़ वी हैव दीज फैकल्टी लेड स्टार्टअप्स, इफ़ यूनिवर्सिटीज़ गो फॉर इंक्यूबेशन सेंटर्स एंड होल्डिंग कंपनीज, एंड इफ़ दे हैव फैकल्टी लेड स्टार्टअप्स, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज यूनिवर्सिटीज़ अपने ओन पे, अपने ग्राउंड पे डेवलप कर लेंगी. जब वो वहाँ पे डेवलप हो जाएंगी तो ये बच्चे उन कंपनीज में भी एंगेज हो जाएंगे. आपको सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, राइट? नाउ दैट कैन बी इन दोज फैकल्टी लेड स्टार्टअप्स, दैट कैन बी आउटसाइड द यूनिवर्सिटी, दैट कैन बी विद इन द यूनिवर्सिटी. फिर इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है टेक्नोलॉजी जोन्स का. अगर यूनिवर्सिटीज़ प्रोग्रेस करें और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स डिक्लेयर कर लें विद इन द यूनिवर्सिटीज़, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स यूजुअली कम विद द फैसिलिटी ऑफ टैक्स फ्री जोन्स. सो दैट्स व्हेन द इंडस्ट्री विल कम एंड सिट इन द यूनिवर्सिटी. क्योंकि अगर मुझे टैक्स फ्री जोन मिलता है तो सबसे पहले मैंने भाग के वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है और मैंने अपना ऑफिस वहाँ खोलना है. जब मैंने अपना ऑफिस वहाँ खोलना है, अपने छोटा सा यूनिट वहाँ सेट करना है, तो
हो ही नहीं सकता कि मैं वहाँ के बच्चों की हायरिंग ना करूँ। बिल्कुल, तो उनको तो वहाँ एट वो हैंड उनको बच्चा वहाँ पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आप ये कहें दूसरे तीसरे सेमेस्टर से लेना शुरू कर देगा। पहले अपनी फैकल्टी स्टार्टअप्स में लेगा, फिर वो इंडस्ट्री में लेगा, और फिर बाय द टाइम ये बच्चा ग्रेजुएशन के करीब पहुँचेगा, इसको कहीं अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। इंडस्ट्री खुद आएगी और कहेगी कि वो लिस्ट दे दें जो जो बच्चों ने आपके पास काम कर काम चुके कर चुके हैं। अच्छा बिल्कुल। माही, पॉइंट टू बी नोटेड, आप ये सारी बात फ्यूचर टेंस में कर रही हैं कि जी ये ऐसा होगा, ऐसा कर लेंगे, हो क्यों नहीं रहा? क्या क्या कदगने क्या है? बिल्कुल। देखें, कुछ कल्चरल बैरियर्स हैं जो हमारे जहनों में मेरे हिसाब से बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई रोक नहीं रहा करने के लिए। आपको विजन जो है वो डेवलप करना है, विजन के साथ आपको एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन की एनर्जीज अपने अंदर डेवलप करनी है। देयर इज़ नो वन स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग इट, नॉट इवन HSC. तो why don't our universities have this I facility? have absolutely no idea. I've been going to them and I have been talking to them, and when I talk to them they show enthusiasm, but at the end of the day nothing happens. I don't know why, but we really seriously need to work on the mindset. और इसमें फिर मैं HSC के साथ मैंने अभी एक कमेटी जो है वो HSC, I mean Dr. Tariq Rafi, the chairperson in the HSC, has been very very kind, and he has developed a committee based on my request कि डॉक्टर साहब हमने अब होल्डिंग कंपनीज खोल ली है। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपका डंडा होता है ना, तो ये यूनिवर्सिटीज़ करती हैं। अगर इनका विजन यकीनन होगा, माशाल्लाह हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग वहाँ मौजूद हैं, डेफिनेटली होगा, बट आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट डूइंग इट। जब HSC की तरफ से आता है तो वहाँ अपने आप वो रास्ता, मुझे ये लगता फिर है, तो मुझे ये एग्जैक्टली मुझे ये लगता है वो अपने आप यूनिवर्सिटीज़ रास्ता बनाना शुरू कर देती हैं, लेकिन हम ऐसे ही बोलते रहते हैं तो वो कुछ नहीं होता। लेकिन यूनिवर्सिटीज जरा नाला भी रहती हैं HEC से, कुछ खफा हाँ, सी। अब देखिए वो तो मुझे नहीं पता, मैं तो इंडस्ट्री को बिलोंग करती हूँ। हाँ। लेकिन ये है कि उनके आपस के क्या डिफरेंसेस हैं, आई डोंट नो। बस मैं एज अ आउटसाइड ऑब्जर्वर ये देख रही हूँ कि जब HSC ने कहा कि पब्लिकेशन होनी चाहिए, तो यूनिवर्सिटीज़ ने पब्लिकेशन के ढेर लगा दिए, चाहे वो किसी काम की हैं या नहीं है, राइट। लेकिन ओके। अब मैं उनके पीछे पड़ी हुई हूँ। मैंने कहा आप ये कर दें कि आपकी फैकल्टी की प्रमोशन इज़ लिंक टू कमर्शलाइजेशन। फिर आप देखिए ना टेक्नोलॉजीज बाहर आए, ना होल्डिंग कंपनीज बने, ना इंक्यूबेशन सेंटर्स चले, तो बात है। मेरी अभी पिछले दिनों पॉडकास्ट हुई डॉक्टर जुनैद अंसारी से, तो वो परेशान थे इसी बात को लेके कि हमारी जो भी रिसर्च बच्चा करता है वो हार्ड कॉपी में रह जाती है, ठीक है, वो सामने नहीं आती। इसके बरक्स वेस्ट में जो भी रिसर्च होता है वो रियल लाइफ अगर हुआ है तो फिर वो कहीं ना कहीं किसी आप देखिए, मैं उसमें बताती काम आ हूँ जाता आपको, है। मैं होल्डिंग कंपनी बार बार कह क्यों रही हूँ। होल्डिंग कंपनी का मतलब ये है कि मुझे ये चीज़ मिलेगी, मैं जाती हूँ यूनिवर्सिटी के पास, मैं कहती हूँ आप मुझे ये डेवलप करके दे दें। उनका इंटरेस्ट मेरे लिए डेवलप करने में नहीं है, उनका इंटरेस्ट अपनी पब्लिकेशन में। मुझे वो ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं जो मेरी बेस पे रखी हैं और हमेशा रखी रहेंगी, लेकिन पेपर पब्लिश हो चुके हैं, उनकी वाह हो चुकी है, राइट। अब ये काम हो गया, अब नोबडी इज़ इंटरेस्टेड। किसी ने पलट के मुझसे नहीं पूछा कि आपका मसला हल हुआ कि नहीं हुआ। जब आपकी होल्डिंग कंपनी होगी, अच्छा दूसरी बात ये कि अगर वो प्रोफेसर या जो भी हैं यूनिवर्सिटी वो डेवलप कर लें, उनके पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि वो लाके मुझे बेचें। मैं जाऊंगी, मैं उनसे कहूँगी ये मुझे दे दें, वो लेके यूँ मेरी शक्ल देख के मुस्कुराते रहेंगे, आप कैसे लेके जाएंगे। दे डोंट हैव अ मैकेनिज़्म टू गिव इट आउट, एंड यू आर ब्रिजिंग दैट गैप। यस, होल्डिंग कंपनी विल ब्रिज दैट गैप। ओके। अब जब मैं जाऊंगी अपनी रिक्वेस्ट लेके, तो उनको ये पता होगा कि ये मार्केट नीड है, राइट। अब ये मार्केट नीड है, वो इसी के ऊपर काम करेंगे, बनाएंगे, पब्लिकेशन भी हो जाएगी और होल्डिंग कंपनी मुझे बेच भी देगी, तो कमर्शलाइजेशन भी हो जाएगी। That is a mechanism of pulling out the research from the university. Secondly, it's a mechanism to give the university an idea what are industry oriented projects, क्योंकि उनके projects हमारी नीड से बहुत दूर होते हैं, बिकॉज वो बेचारे इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे होते, उन्हें पता ही नहीं कि इंडस्ट्री की नीड क्या है। अब एक सिंपल सी मैं आपको मिसाल दूँ, मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के पास इंटरेक्ट किया, मैंने उनसे कहा कि देखें आप लोग सारा वक्त ये कहते रहते हैं हमारा करिकुलम आप अपडेट करें, पिछले 40 साल से कह रहे हैं, अगले 40 साल भी कहते रहेंगे, मैं बैठ के नहीं करूँगी। आई कैन नॉट डू इट, आई डोंट हैव द कैपेसिटी टू डू इट। हर एक की अपनी कैपेसिटी होती है ना कुछ परफॉर्म करने की, मैं नहीं कर सकती। आपकी होल्डिंग कंपनी होगी, आपका करिकुलम ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा जब आपका फैकल्टी जो है वो एंटरप्रेन्योर बन जाएगा, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी चीज़ें। सेकेंडली,
आप उसके अंदर मतलब इंडस्ट्री जो है ना, आपकी मैंने उनसे एक और चीज़, हाँ मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा आपको ये चाहिए ना कि इंडस्ट्री की नीड्स क्या हैं। मैंने कहा सीधा सीधा जाएं आप कस्टम हाउस, इंपोर्ट डेटा निकलवाएं, जो आपकी फैकल्टी को मैच करता है, वो 2-4 आइटम्स जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होते हैं वो पिक करें और आप जो है ना उसको एग्जीक्यूट कर लें। अब मुझे नहीं समझ आती कि कोई भी यूनिवर्सिटी ये करती क्यों नहीं है। तो क्या कस्टम हाउस जाना क्या बहुत मुश्किल काम है? कुछ अपॉइंटमेंट लेना नहीं, पड़ेगा? आप अभी लगाइए मैप के ऊपर, वो पहुंचा देगा आपको, कोई भी बाइक या भी पहुंचा देगा। हाँ। कस्टम हाउस आपको कोई भी पहुंचा देगा, यू कैन तो इजीली गो इसका देयर। मतलब है कि फिर आवर एजुकेशन सिस्टम नीड्स टू बी रिवैम्प्ड। यस, इट नीड्स कंप्लीट वाइब्रेंस, इट नीड्स कंप्लीट वाइब्रेंस, इट नीड्स टू बी रिवैम्प्ड। आपके पढ़ाने के तरीक़ों को रिवैम्प करना चाहिए। बल्कि मेरा एक थीसिस था डॉक्टर इरफान के साथ, तो उससे हमने एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर ही था, उसके अंदर हमने पूरी चीज़ को रिवैम्प कर दिया था कि हाउ कैन अ चाइल्ड लर्न while he is in the industry, how can he complete his degree। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, डिग्री नहीं छोड़नी हमारे बच्चों ने, स्किल्स डेवलपमेंट आफ्टर द डिग्री। लेकिन ये कि डिग्री बहुत ज़रूरी है। अब वो डिग्री आप रट्टा सिस्टम हैज़ फेल्ड, has completely failed, so you need to devise new ways। आप उसके ऊपर ज़रूर काम करें मगर डिग्री को ना छोड़ें। और जब आप उसके ऊपर काम करते हैं, आप R&D के ऊपर काम करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, तो वो आपकी नीड ऑफ द डे है। सिर्फ इंडस्ट्री के लिए नहीं, एज अ नेशन इट्स नीड ऑफ द डे, बिकॉज वी हैव टू प्रोग्रेस। फिर तो माहिन हमें थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा, हमें स्कूल्स की तरफ जाना पड़ेगा, जहाँ पे रिसर्च R&D कल्चर तो वहाँ है ही नहीं ना, वहाँ तो कॉपी पेस्ट कल्चर है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप अपना नेबरिंग इंडिया देख लें, इवन मैं कहती हूँ बांग्लादेश देख लें, वहाँ पे भी अब इस तरीके से पढ़ाई नहीं हो रही जैसे यहाँ पे हो रही है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं हो रही, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का एक रोना ये भी होता है कि जी हमारे पास इनटेक क्या है, आप हमें किस तरीके की इनटेक देते हैं और फिर आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम पता नहीं क्या जो है वो मिरेकल्स क्रिएट कर देंगे। लेकिन ये है कि हमें इनटेक के ऊपर डेफिनेटली काम करना है। अब प्राइमरी के ऊपर अनफॉर्चुनेटली मेरा इतना ज़्यादा काम नहीं है, बट प्रॉब्लम इज़ के I personally feel primary education is non-existent, number one. Even where it exists, तो मैं अब बहुत कहने गम के साथ आपसे ये बात कहूँ कि मुझे आज O levels और A levels का बच्चा भी एक्सटेंडेड मैट्रिक या इंटर का बच्चा लगता है। तो एक अपग्रेडेड इंटर या मैट्रिक है वो। आज आपके पास मुझे नहीं पता कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को क्या हो गया, उसने O levels और A levels के साथ क्या मिसहैप कर दिया है। लेकिन मैंने जब अपने बच्चों का देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ कि जो मैंने शायद 25-30 साल पहले O levels और A levels में पढ़ा था, आज मेरे बच्चे वो भी नहीं पढ़ पा रहे जो आपने। exactly। असल में माहिन हम बड़ी बहुत ही शार्प कौम है, हम हर सिस्टम को बीट करना जानते हैं। हमने O और A लेवल्स का जो पूरा सिस्टम है उसको अच्छी तरह पढ़ लिया है और हमने उसके लिए भी कोर्सेज, शॉर्ट कोर्सेज निकाल लिए हैं, नोट्स निकाल लिए हैं। अब आप देखिए ना, हमारा पूरा O A लेवल कल्चर इज़ डिपेंडेंट अपॉन सर्टन सर्स नोट्स। अब वो फलाने सर के नोट्स अगर स्टूडेंट्स के पास नहीं जाएंगे या फलाने सर के क्लासेस आपने अटेंड नहीं की तो बच्चे का पास होना मुहाल है। सही कहा। अच्छा, तो अब जब ये सिस्टम के लिए हमने शॉर्टकट्स निकाल लिए, नोट्स निकाल लिए, तो फिर वो पढ़ाई तो ना हुई ना। फिर तो वही रस्ते। आपकी बात बिल्कुल सही है, सिस्टम क्रिएट नहीं करते, सिस्टम डिस्ट्रॉय करते हैं। तो हमने OA लेवल्स वाले बेचारे कैम्ब्रिज वाले हमारा क्या ही उखाड़ लेंगे, क्योंकि हम तो वो कौम है। अब आप इसमें देखें ना, क्रिटिकल थिंकिंग वाले इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं। अब आप IB की अगर बात करें, हालांकि मेरी इस सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा ग्रिप नहीं है, लेकिन IB की अगर आप बात करें तो इट्स सो एक्सपेंसिव। Our children are like victimized for education। चिल्ड्रन भी, पेरेंट्स फाइनेंशियली टैक्स हो रहे होते हैं, बच्चा इंटेलेक्चुअली टैक्स हो रहा होता है। 65-75 हज़ार रुपए फीस है IB जो स्कूल्स के रजिस्टर्ड स्कूल्स हैं, और फिर उसकी सालाना फीस अलग जो कि स्कूल्स को भरनी पड़ती है। दैट्स व्हाई दे चार्ज सो मच। लेकिन आपका जैसे सिस्टम चल रहा है, जैसा मैंने किया, आई मीन इट्स, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। अल्हम्दुलिल्लाह, वी ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट के PBL अप्रोच L12 में। और अब अल्लाह का शुक्र है कि अब लोगों को समझ आने लगा है, पेरेंट्स को समझ आ रहा है, पेरेंट्स आर फीलिंग अवेयर के थिंकिंग स्किल्स। अच्छा, माहिन इज़ जस्ट नॉट कि हम पाकिस्तानी आर टू बी ब्लेम फॉर दिस। कैम्ब्रिज वालों की भी तो रिक्वायरमेंट अब आ गई है कि पास पेपर्स और रेड स्पॉट पेपर्स और
तो वो जब मार्केट में अवेलेबल हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है, तो लोग ख़रीद रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि ये सारा, जैसा आपने पहले कहा, एक माफिया है, पूरा सिस्टम चल रहा है, द स्कूल्स, द ट्यूशन सेंटर्स एंड नाउ द फॉरेन यूनिवर्सिटी इज़ पार्ट ऑफ इट, कि वो पूरा मिलके आप ये देखिए, दिस इज़ इंटेलेक्चुअल मैसेकर हैपनिंग इन पाकिस्तान। आप बच्चों की जब वो जहनी नशोनुमा इस लेवल पे ख़त्म कर देंगे, तो आप यूनिवर्सिटीज़ से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, फिर आप इंडस्ट्रीज़ से क्या एक्सपेक्ट करेंगे। बेसिकली कहते हैं ना, एक ग़ुलामों की नेशन आप पैदा करेंगे, क्योंकि बच्चा जब प्राइमरी से ही सेकेंडरी से ही नहीं अपना क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सकेगा, एनालिसिस डेवलप कर सकेगा, उसको R&D का कोई रुझान नहीं होगा, तो वो ना यूनिवर्सिटी में कोई चीज़ कर सकेगा, ना आपके स्टार्टअप्स। एंटरप्रेन्योरशिप की मैं इतनी बात करती हूँ, लेकिन मैं बहुत आज फ्रैंकली और बहुत सैडली आपसे कहूँगी कि हमारा कोई स्टार्टअप सिर्फ ये कह लें कॉपी कैट्स हैं ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग आउटसाइड योर ओरिजिनलिटी नहीं है, हमारे काम ओरिजिनलिटी नहीं है, कोई आपकी इन्वेंशंस नहीं है। एक बहुत आसान सा जुमला सब यूज़ करते हैं, वाई री इन्वेंट द व्हील, ये कह के वो सब लग जाते हैं। अच्छा, चाइना को हम पहले कहा करते थे कि कॉपी कैट है, वाकई था भी, बट as a nation they invested in building their people intellectually, and today the highest research and development innovations are taking place in China than rest of the world. हम कॉपी तो कर रहे हैं, लेकिन हम बच्चों में और अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हम उनको वो तालीम, वो थिंकिंग, वो चीज़ नहीं दे रहे हैं जिससे वो आगे जाके इनोवेशन की तरफ आएंगे और जिससे वो आगे जाके कंट्री को आगे लेके जाएंगे। हम सिर्फ कॉपी कर रहे हैं। हमारी प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन ज़ीरो हो चुकी है, चाहे वो ओ लेवल्स हो, ए लेवल्स हो। मेरे बच्चों के पास, मतलब मैंने उनसे पूछा, बेटा किताब दिखाओ, तो दे डिड नॉट हैव अ बुक। इन ए लेवल्स देयर वाज नो रेफरेंस बुक। I mean, that's shocking. There was no book, or they were not using the book. By they may not be using it. मैंने उससे कहा बेटा कोर्स आउटलाइन लेकर आना, वो भी मुझे दिखाई नहीं। तो मैं कह नहीं सकती कि उस पर कोई रेफरेंस बुक लिखी थी या नहीं लिखी थी, लेकिन there was absolutely no book. बस उनको एक नोट्स मिले हुए थे, तो that's an upgraded metric और इंटर थिंग। तो जब बच्चे में आप वो चीज़ इनग्रेन ही नहीं कर रहे, आपने पूरा एजुकेशन सिस्टम, चाहे वो फॉरेन फॉलो हो रहा है चाहे वो लोकल फॉलो हो रहा है, वो है ही नहीं, तो फिर आप एज अ नेशन कैसे ग्रो करेंगे। अच्छा, इससे मुझे ये ख्याल आ रहा है कि हमारे जहाँ भी बात होती है किसी भी कॉर्पोरेट फोरम के ऊपर या इंडस्ट्री के अंदर बात होती है, तो ये कहा जाता है कि जी एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमारे जो बच्चे निकल के आएँ वो अडेप्टेबल टू रैपिड चेंज हों, वो इनोवेटिव हों। तो ये दोनों चीज़ें, ये दोनों सिफतें मैं कहूँगी, ये कैसे पैदा होंगी? ये बच्चा फिर मार खा के सीखता ठोकर, जब उसको ठोकरें लगती हैं फिर उसको समझ आती है कि उसने कुछ करना है। फिर वो जाता है और कोर्सेरा या डिफरेंट इंटरनेशनल कोर्सेज पकड़ता है, अपनी सर्टिफिकेशंस लेता है, और वो जो है ना उसका उस वक्त, लेकिन आप ये देखिए कि उस वक्त उस बच्चे का एम क्या होता है? उस वक्त उस बच्चे का एम 2 पैसे कमाना होता है। उसका एम कभी भी R&D, स्किल डेवलपमेंट होता है, यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, यहाँ पैसे कमा लूँ, नौकरी ले लूँ, या कोई चीज़ कॉपी करके स्टार्टअप बना लूँ, या अपना कोई कारोबार स्टार्ट कर लूँ। उस वक्त उसका एम वो पढ़ाई नहीं होता जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी, जो नेशन बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है। उस वक्त वो एक डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड में, एक डिफरेंट लाइफ के स्टेज में आ चुका होता है, तो वहाँ पे वो सिर्फ पैसे को देख रहा होता है। ये भी बहुत बड़ा अलमिया है। मैं इसके ऊपर भी आपके प्रोग्राम से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं इस पे भी बात करना चाहती हूँ कि आजकल हर कोई पैसा कमाओ। फाइन, वी अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है, मैं ये डिनाई नहीं कर रही। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज समथिंग दैट वी कैन नॉट सिंपली इग्नोर। मगर मैं हमेशा बच्चों को ये कहती हूँ कि देखें, जब आपके पेट में रोटी चली जाए, go for your studies again. Try and get something like PhD. Try and get a master's degree. Why I'm emphasizing on degree is कि ये डिग्री जो है ना, ये आपका ब्रेन खोलती है, ये आपके ग्राउंड्स को सॉलिड करती है, क्योंकि it requires you to do a lot of R&D. Research R&D करें आप, आपकी ना जो जड़ें होती हैं वो ये मजबूत कर रही होती है, ये आपको ग्राउंड देती है आगे बढ़ने के लिए। अब एक सॉफ्टवेयर में सिंपल आपको एक मिसाल दूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो स्किल लेके परफॉर्मेंस देता है, वो खाली स्किल लिया हुआ सर्टिफाइड या डिप्लोमा होल्डर नहीं दे सकता।
आप ये कहते हैं ना कि जी कंस्ट्रक्शन के अंदर तो डिप्लोमा एक अनपढ़ प्लम्बर को ज़्यादा पता है इस इंजीनियर से, लेकिन अगर उस इंजीनियर को आपने प्लम्बिंग स्किल्स दे दी तो वो इंजीनियर बेहतर होगा या वो प्लम्बर बेहतर होगा? वो इंजीनियर नए तरीक़े निकालेगा, इनोवेशंस निकालेगा, वो उसको एक नया रुख दे देगा, राइट, जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होगा, उसका आर्किटेक्चर भी अच्छा होगा, उसमें बहुत सारी खूबियाँ होंगी। प्लम्बर सिर्फ प्लम्बिंग तक रह जाएगा, उसके मैकेनिक्स को वर्क करेगा, बस दैट्स इट। लेकिन इंजीनियर को अगर आप स्किल्स भी दे दें तो वो ना सिर्फ मैकेनिक्स बल्कि उसके बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि आजकल जो बच्चे सिर्फ स्किल्स लो पैसा कमाओ, स्किल्स लो पैसा कमाओ, चिल्ड्रन हैव टू कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट बिकॉज वी आर अ वेरी प्रिविलेज्ड कंट्री यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ आवर यूथ। इन टर्म्स ऑफ आवर यूथ, क्योंकि हमारे यहाँ पेरेंट्स यहाँ पे फुल स्ट्रगल करते हैं हमें डिग्री तक ले जाने के लिए। हमसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि हमने आज कमाना है, राइट। मतलब बहुत देखें, जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे हैं, आजकल तो हर जगह ही हैं। पेरेंट्स हमारे माशरे में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा चलो अपना बोझ उठा ले। पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो पूरे घर को पालेगा। बाहर मुल्कों में तो वो बच्चा पैदा करके 18 साल के बाद कहते हैं जाओ अपने घर में खुद रहो, खुद करो, अपने बिल्स खुद पे करो। बिल्कुल। उधर भी आप ये देखिए, हुकूमत जो है, मैं अमेरिका की आपसे बात कर लेती हूँ, कोई एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी बता दीजिए मुझे जो अपने बच्चों को कहती हो डिग्री छोड़ो स्किल्स पे काम करो। कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं कहेगी, बिकॉज एज अ नेशन दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डिग्री। दे अंडरस्टैंड कि ये कितना आपका जहन भी खोलती है, आपको R&D की तरफ लेके जाती है, आपकी जड़ें मजबूत करती है, सब्जेक्ट के ऊपर आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मैंने आपसे कहा स्किल्स आर ओनली अ ब्रिज बिटवीन एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री। फिर वो उसको स्किल्स देते हैं ताकि वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन जाए। मगर माहिन, हमारे यहाँ बहुत सारे डिग्री होल्डर्स भी तो बैठे हुए हैं जो अंडे बच्चे दे रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। उन्होंने स्किल्स के ऊपर काम नहीं किया। तो there has to be a balance between both. There has to be a balance between both. उनको वो स्किल्स देनी चाहिए, वो सर्टिफिकेशंस लें, वो स्किल्स लें और उसके बाद फिर वो काम करें। तो ये तो चीज़, ये अंडरस्टैंडिंग, ये नो हाउ तो हमें ज़माना तालिब इल्मी में देनी चाहिए, हमारे मेंटोर्स को, हमारे प्रोफेसर्स को, हमारे यूनिवर्सिटीज़ को। अब मैं आपको बड़ी डिप्लोरेबल सिचुएशन है, देखें इसके अंदर बच्चा जो है ना वो बड़ा विक्टिम है। वो क्यों विक्टिम है? क्योंकि आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बच्चे को उस लेवल पे एजुकेशन भी नहीं दे रही। जो आपने कहा ना PhD लेके बैठे होते हैं, इसलिए बैठे होते हैं क्योंकि उनको उस लेवल का PhD मिला ही नहीं है। अब यूनिवर्सिटीज़, आई वेंट टू अ वेरी वेरी बिग पब्लिक यूनिवर्सिटी, वहाँ पे फैकल्टी ट्रेनिंग पिछले 25 साल से नहीं हुई। अब इसमें उस बेचारे फैकल्टी वाले का भी क्या कसूर है? जब वो बेचारा खुद कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और विजन नहीं रखता तो वो आगे बच्चे को क्या देगा? अच्छा, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो ज़्यादा ट्रेन हो जाता है वो भाग जाता है, वो भी बड़ी कंट्रोल्ड ट्रेनिंग्स देते हैं। मैंने आपसे कहा ना, देखें पैसा जो है ना वो नीड है। अगर आपकी होल्डिंग कंपनीज़ हों और आपका फैकल्टी ट्रेनिंग भी ले रहा है, यूनिवर्सिटी के साथ अटैच भी है और उसको अपनी कंफर्ट जोन में बैठे कारोबार भी मिल गया, पैसा भी आ गया, वो अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ के कभी नहीं जाएगा। और ऐसा प्रोफेसर जो होगा वो आपके लिए एक बहुत बड़ा एसेट होगा, क्योंकि वो खुद भी ग्रो कर रहा है, खुद ग्रो कर और रहा है, दूसरों को भी ग्रो करवा रहा है। बिल्कुल, वो आपको साइमल्टेनियस लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। तो हमारा बच्चा जो है ना वो भी विक्टिम है इस पूरे सिनेरियो का। अच्छा, चले हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए तो कह सकते हैं कि भाई वहाँ कमरे इतने बड़े होते हैं और खिड़कियाँ दरवाजे बंद करके हमें बैठना पड़ता है ड्यू टू XYZ रीज़न, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तो ये हाल नहीं है, लेकिन वहाँ भी कुछ बहुत पुरुम्मीद सिचुएशन नहीं है कि बच्चे जो मार्केट में आ रहे हैं अपनी डिग्रीज लेकर, जैसे आपने कहा कि डिग्री होल्डर तो हैं मगर वो बेचारे अब ये रुझान शुरू हुआ है कि उनकी स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर काम हो रहा है। देखें वो डिग्री कहाँ से ले रहे हैं? जो पढ़ के निकल रहा है वही पढ़ाना शुरू कर देता है। कोई उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर, कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता। अब अगर आप PhDs ही उठा के देख लें तो वहीं के उसी यूनिवर्सिटी के हैं जिन्होंने BBA किया, MBA किया, PhD किया और आ गए। किसी ने उनसे, यूनिवर्सिटी ने सवाल नहीं किया कि आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है। तो मगर वो वर्क एक्सपीरियंस कहाँ से लेंगे जब हमारे पास होल्डिंग कंपनीज नहीं है, जब हमारे पास इंटर्नशिप के नाम पे हम पता नहीं क्या करा रहे हैं। एंड आई थिंक वी शुड टेक अ फ्यू ईयर्स इन द बिगिनिंग कि जहाँ वालदैन की सिर्फ स्कूल्स में या कॉलेज लेवल पे ये ख्वाहिश होती है बेटा A+ लाना बस,
अब वो A+ चाहे वो रट्टा मार के फलाने सर के नोट्स का लेकर आए, बिल्कुल A+ तो आ गया ना, मगर उसके जहन में कितना रिटेन वो कर सका, सही बात है। क्या उसको एक्सपेंशन मिली, क्या वो लिबरेट हुआ किसी तरह, या वो मजीद डोमेस्टिकेट हो गया? वही मैं आपसे कह रही हूँ ना, ये पूरा सिस्टम जो है इट नीड्स टू बी रिवैम्प्ड एट द प्राइमरी एजुकेशन लेवल एंड एट द यूनिवर्सिटी लेवल। अच्छा, जब आपको लेट्स कंप्लीट रिवैम्प आई वुड चाहिए। लाइक यू टू शेड सम लाइट अपॉन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, क्योंकि आपका थीसिस इसी के ऊपर था। जी। हाउ कैन स्कूल्स बेनिफिट बाय इंक्लूडिंग experiential learning in their देखिए ये systems? इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, इट्स अ कंप्लीट मैकेनिज्म। उस मैकेनिज्म के अंदर जैसे आपकी ग्रेडिंग के ऊपर भी बात होती है, आपकी अटेंडेंस के ऊपर भी बात होती है। ये पूरा जो है ना, आप ये कह लें AI बेस्ड लर्निंग है, सॉफ्टवेयर बेस्ड लर्निंग है, जहाँ पे आप बच्चे को एक प्रोजेक्ट दे देते हैं और उसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंटीग्रेट होते हैं। Okay. डिफरेंट सब्जेक्ट्स इंटीग्रेट हो जाते हैं और उसमें फिर ही हैज़ टू गो आउट ऑफ द स्कूल एंड डू सम वर्क, और इफ़ दे आर स्मॉल चिल्ड्रन दे कैन डू विद इन द स्कूल, बट दे आर इंटीग्रेटिंग डिफरेंट थिंग्स। उसका फिर ग्रेडिंग सिस्टम बिल्कुल एक अलग होगा, उसके डायनामिक्स टोटल अलग हो जाएंगे, उसके मार्किंग आपने अलग करनी है, टीम बिल्डिंग उसमें शामिल करनी है, प्रोजेक्ट लीड कौन बनेगा। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन इट कम्स टू स्मॉल चिल्ड्रन देन इट्स द टीचर हु इज़ द प्रोजेक्ट लीड। तो उनको किस तरीके से लीडरशिप क्वालिटीज़ आप डेवलप करा रहे हैं, तो उसमें सिर्फ उनकी एकेडमिक लर्निंग नहीं हो रही, एज अ होल उनकी पर्सनालिटी भी हो रही है। और ये जो सब आप कह रहे हैं ना, अटेंडेंस, बच्चा तो स्कूल आया नहीं, ये सारी AI बेस्ड होती है। उसके वर्किंग आवर्स के ऊपर होती है, उसकी कंप्लीशन ऑफ असाइनमेंट्स के ऊपर हो रही होती है, उसने टेस्ट में किस तरीके से क्या क्या टारगेट्स अचीव करने हैं उस तरीके से हो रही होती है। अब जब टीचर उसका प्रोजेक्ट लीड है, तो प्रोजेक्ट लीड इज़ लाइक प्रोजेक्ट लीडर ऑफ एनी XYZ कमर्शियल कंपनी। तो जैसे आप कमर्शियल कंपनी के अंदर आप एक असेसमेंट करते हैं अपने ह्यूमन रिसोर्स का कि आपने क्या टाइमलाइंस मीट करे, क्या डिलीवरेबल्स आपने मीट करे, तो ऐसे ही आप असेसमेंट कर रहे होते हैं आप वहाँ पे फैकल्टी का। आप उससे ये नहीं पूछ रहे होते कि तुमने कितने जो है वो करवाए, गेस्ट स्पीकर कितने बुलाए हो गए। हाँ, कि वो सिर्फ नंबर एक उनके एक पास नंबर एक आदादो शुमार में बिल्कुल से। आप उससे गेस्ट स्पीकर के ऊपर फीडबैक, आपके कितने बच्चों ने उससे कितना समझा, तो वो एक पूरे उसके डायनामिक्स अलग होते हैं। एंड दैट इज़ द नीड ऑफ द डे कि आप ये चीज़ स्कूलिंग से स्टार्ट कर दीजिए। बहुत आपकी बात सुन के मुझे ज़ाती तौर पे तक़वियत हो रही है, और अगर हमारे L2L के कुछ पेरेंट्स इसको सुन रहे हैं तो प्लीज़ टेक नोट कि हम जो काम यहाँ इस इदारे में करा रहे हैं, इट्स ऑल रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। इसी तरह से बच्चों को, अच्छा मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ प्रोजेक्ट लीड बच्चे ही होते हैं, टीम बनती है बच्चों की, जिसमें कि एक प्रेजेंटर होगा और देयर इज़ अ लॉट ऑफ R&D। आई रिमेंबर आई डिड अ प्रोजेक्ट विद माय स्टूडेंट्स, ओरल हिस्ट्री ऑफ इवेंट्स, तो उसमें 1965, फिर उसके बाद 1971 और फिर 1979, इन 3 सालों के 30 सालों के हालात जो थे कि 65 में क्या हुआ, 71 में क्या हुआ, ढाका हमसे बांग्लादेश अलग हो गया, और फिर 79 में जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ हमारे आए तो उसकी क्या वजह थी। बिल्कुल एनालिटिकल कैपेबिलिटीज, इसके ऊपर बच्चों ने रिसर्च किया, ज़बरदस्त। अकील अब्बास जाफरी की किताब देखी, क्रॉनिकल्स देखे, गेस्ट स्पीकर्स आए, लेकिन वो रियल लाइफ गेस्ट स्पीकर्स थे जिन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ था फॉल ऑफ बांग्लादेश को। सही, ज़बरदस्त। या 65 की जंग में जो लोग मौजूद थे उनको एक्सपीरियंस था कि उस जंग में क्या हुआ, क्या हालात थे। और फिर 1979 के लिए हमने लोगों को बुलाया, बच्चे विजिट करने भी गए उन लोगों के पास, एंड देन एट द एंड ऑफ दैट प्रोजेक्ट दे हैड टू राइट अ रिपोर्ट। सही, सी that's how they developed so many things with just one project. ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई फील वेरी सेटिस्फाइड एंड कि हम एटलीस्ट इस इदारे में L2L में बच्चों को थिंकिंग स्किल्स पे काम कर रहे हैं, और होपफुली यहाँ के बच्चे जब इस माशरे का हिस्सा बनेंगे तो दे वुड बी एबल टू एटलीस्ट थिंक इन अ डिफरेंट वे एंड अप्रोच प्रॉब्लम्स इन अ डिफरेंट वे। अच्छा माहिन, रोल ऑफ FPCCI और आपका कंट्रीब्यूशन, ज़रा इसके बारे में बात हो जाए। देखिए बेसिकली the whole story started off with What is FPCCI? पहले तो ये बताएं। Federation Pakistan Chamber of Commerce and Industry. Okay. But if I take my thing, तो it dates back to काटी, जहाँ से फिर मैं प्रोग्रेस होके गई। तो I would like to mention the role of काटी as well, and over here I would like to really pay tribute to हमारे जो
पैट्रन इन चीफ हुआ करते थे एस एम मुनीर साहब. ही वॉज अ थॉरो इंस्पिरेशन एंड अ रियल सोर्स ऑफ इनकरेजमेंट. तो मेरे मतलब ये 3 लोग जो अब इस वक्त दुनिया में नहीं हैं. सबसे पहले मेरे फादर जो समझे कि हाथ पकड़ के हमें लेकर आए थे काटी में भी, बिजनेस वर्ल्ड में भी, एंड मेड अस व्हाट वी आर टुडे. एंड देन हिज फ्रेंड अकबर फारूकी अंकल हु वाज आल्सो इन काटी, एंड एस एम मुनीर साहब. ऑल 3 ऑफ देम दे आर नॉट हेयर विद अस, बट उनके रोल्स को मैं कभी यू हैव बिकम देयर लेगेसी. बिल्कुल. तो उनको एक्नॉलेज करना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, उन 3 लोगों को. तो ये द स्टोरी स्टार्टेड ऑफ विद काटी बिकॉज कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री. सो दैट्स वेयर यू नो आई वाज एसोसिएटेड विद सिंस चाइल्डहुड, आई वुड से, बिकॉज माई फादर वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेम्बर्स. तो हम स्कूल से सीधे आते थे, हम देखते थे ये क्या जगह है, क्या है. यू नो, सो मेनी मेमोरीज अटैच्ड टू द प्लेस. नाउ माशाल्लाह इट्स अ फुल ग्रोन ट्री, you can say. बिल्कुल अब 3 story बिल्डिंग पूरी है. तो वहाँ हम उसके टेनेंट्स भी हैं, बाय द वे. वी हैव आवर ऑफिसेस देयर. तो वहाँ से द होल स्टोरी स्टार्टेड. मगर हमारे पेरेंट्स का ज़्यादा फोकस जो था वो was on education, because my father was also visiting faculty and he was a PhD, and he did his PhD after we were born. अच्छा. तो उसके बाद फिर my mother was also a principal, और वो अभी भी माशाल्लाह बहुत प्रिंसिपल PCHS कॉलेज भी रहीं, प्रिंसिपल जमजमा कॉलेज भी रहीं, और उन्होंने जमजमा कॉलेज को कहाँ से कहाँ ट्रांसफॉर्म कर दिया. तो वो आप ये कहने के एजुकेशन के जर्म्स मौजूद है. ठीक है. जेनेटिक आपकी जेनेटिकली. और फिर फैमिली बिजनेस भी मौजूद था, जिसको फिर अब मैंने आपको बताया कि ग्लोबल इनोवेट्रिक्स को मैंने डाइवर्सिफाई करा. तो वो मतलब बिजनेस और एजुकेशन दोनों चीज़ें मौजूद थी. एंड देन आई सॉ कि इंसान को पैसे कमाने के अलावा भी लाइफ में जो है कुछ चीज़ें होती हैं जो करनी चाहिए. तो अब एजुकेशन के अंदर ही आगे मुझे अच्छा लगा बढ़ना, कि बिकॉज इट गिव्स you growth as a nation. feeling of sense of accomplishment भी तो होता है कि you giving back. आपके बच्चे when they come back to you and they say कि आपने हमें फलाना एडवाइस दी थी और हमारा ऐसे भला हो गया. So it really makes me feel elevated कि यार this is how I can help the youth. तो एजुकेशन के साथ साथ फिर मेरा दूसरा जो पैशन है that is startups. तो इसकी शदीद ज़रूरत है हमारे, बहुत शदीद ज़रूरत है एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन, स्टार्टअप्स. क्योंकि जब बच्चे हमारे पास आते हैं इंटर्नशिप्स के लिए और नौकरियों के लिए, और हम उन्हें रिफ्यूज़ करते हैं, सो दैट गिव्स मी अ सेटबैक. तो मेरा 2 फोकस था कि एक तो यूनिवर्सिटीज़ को अपग्रेड करें, और दूसरा हम स्टार्टअप्स के ऊपर काम करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर काम करें. अब ये काम मैंने काटी से स्टार्ट किया. Okay. I developed because Kati is like the home ground. तो वहाँ पे अपने startups and incubation कमेटी मैंने फॉर्म करी. उसके अंदर फिर मैंने बच्चों को from universities encourage करना शुरू करा to have their own enterprises. और अल्हम्दुलिल्लाह from the platform of Kati 2 से 3 startups हमने commercialize करवा दिए, जिनको हमने इंडस्ट्री के साथ इंटीग्रेट करा दिया. and now they have grown into businesses, at least small scale business पे पहुँच चुके हैं. एक मीडियम हो गया, 2 स्मॉल है. तो उनको फिर उनको इंटीग्रेट करा के अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने वहाँ तक अल्लाह के करम से पहुँचाया. और इसमें जो है इन 3 शख्सियात का जिनका मैंने आपसे जिक्र किया बहुत ज़्यादा रोल था. उसके बाद फिर जब बंदा प्रोग्रेस करता है फिर वो नेशनल लेवल के ऊपर सोचना शुरू करता है. तो दैट्स व्हेन आई थॉट आई शुड मूव टू अ बिगर प्लेटफॉर्म. बाय द वे आई हैवंट लेफ्ट काटी, आई एम स्टिल देयर, आई एम स्टिल हेल्पिंग पीपल फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म, बट आई हैव मूव टू अ हायर प्लेटफॉर्म विच इज़ द FPCCI, विच इज़ वर्किंग एट द एंटायर पाकिस्तान लेवल. क्योंकि मेरे पास जब मैं काम कर रही थी स्टार्टअप्स के ऊपर, तो आई वॉज वर्किंग अक्रॉस पाकिस्तान, अक्रॉस ऑल द यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस पाकिस्तान. अब जाहिर बात है वो काटी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती. जब मैं आई नीड अ बिगर प्लेटफॉर्म. जब मैं बात करती हूँ HSC सिंध की या HSC फेडरल की या दूसरे सूबों की HSC की, तो आई नीड अ बिगर प्लेटफॉर्म. तो अब मैंने FPCCI के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आई एम चेयरिंग दिस कमेटी विच इज़ हायर एजुकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. और आई फील ब्लेस्ड कि अल्लाह मियाँ ने मुझे FPCCI में भी वो सपोर्ट दी जो मुझे पीछे काटी में थी. क्या बात है. हमारे पैट्रन इन चीफ SM तनवीर साहब, हु इज़ द सन ऑफ SM मुनीर साहब,
इज़ अ वेरी डायनामिक पर्सन और उनका समहाउ फोकस स्किल्स डेवलपमेंट और पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा है। और साथ साथ मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब आतिफ शेख साहब और हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साकिब फयाज़ मखदूम साहब। माशाल्लाह साकिब भाई आई वुड से इज़ जेम ऑफ अ पर्सन बिकॉज ही इज़ कराची बेस्ड और वो इतना ज़्यादा माशाल्लाह इन्वॉल्व हैं, आपको बिजनेसमैन कम एजुकेशनिस्ट ज़्यादा लगेंगे। ये हमें इन्हीं ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। उन्होंने इतना सपोर्ट किया है इस वक्त HSC के इनिशिएटिव्स को, जिसका मतलब आप आई रियली वांट टू हाईलाइट द वे ही इज़ सपोर्टिंग द इनिशिएटिव्स ऑफ HSC सिंध एंड द वे ही इज़ हेल्पिंग। क्योंकि मैं आपको बताऊं इट इज़ द नीड ऑफ द डे कि इंडस्ट्री अब इंटीग्रेट हो जाए एकेडमिया से। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। उसका रीज़न ये है आपके एनवायरनमेंट में बहुत डायनामिक चेंजेस हैं, आपका डॉलर कहीं से कहीं पहुंच गया है, आप इंपोर्ट आप पाकिस्तान इज़ एन असेंबली लाइन। मैंने आपसे कहा ना यहाँ पे कोई इनोवेशन नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, आपके स्टार्टअप्स भी जो है वो कॉपी कैट्स हैं, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, आपके पास इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और इंडिजिनस रॉ मटेरियल नहीं है इंडस्ट्री में। पाकिस्तान इज़ जस्ट अ असेंबली लाइन, यू इम्पोर्ट द रॉ मटेरियल, यू प्रोसेस एंड यू सेंड इट आउट आइदर इन योर ओन मार्केट और यू एक्सपोर्ट इट, बट यू आर जस्ट असेंबली लाइन। टुडे आपको इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल इतना महंगा पड़ रहा है कि आपके प्रॉफिट मार्जिन्स फ्लैट हो रहे हैं। बिजनेस तबका पूरा इससे बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुआ है। अब इंडस्ट्री खुद चाहती है कि एकेडमिया को उठाए, उनको झंझोड़े और कहे कि हमें इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ और इंडिजिनस रॉ मटेरियल्स दो ताकि हम अपने पैरों पे खुद खड़े हो सकें, हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस ख़त्म करो ताकि हम अपने डॉलर पैरिटी को इम्प्रूव कर सकें और हमारी भी दुनिया में कोई स्टैंडिंग हो। सो दिस इज़ द नीड ऑफ द डे। तो इसके लिए FPCCI मुझे हर तरह से सपोर्ट कर रहा है इन डेवलपिंग होल्डिंग कंपनीज़। FPCCI इज़ सपोर्टिंग मी इन डिक्लेयरिंग स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स इन इंडस्ट्रीज़। FPCCI is like giving me a platform where we can develop policies that are beneficial for the education system. ये मेरे पास जो कमेटी है वो हायर एजुकेशन की है, बट FPCCI के पास कमेटीज़ जो हैं वो प्राइमरी एजुकेशन की भी हैं। FPCCI is really dedicated to improving the intellectual capital of Pakistan. तो ये इनका एक बहुत हेवी रोल है जिसको मेरे ख्याल से एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए। अल्लाह ताला इसमें बहुत बरकत दे, बहुत आसानियाँ करे और बहुत होपफुल डिस्कशन आपके साथ रहा। मुझे कोई बता रहा था कि हमारे यहाँ जो टी बैग्स हम चाय में अमूमन घरों में पीते हैं तो उसका अब पता नहीं इट्स द अदर वे अराउंड और व्हाट, कि सिर्फ जो धागा है जो टी बैग वो यहाँ पे बन रहा है, बाकी सब कुछ पैकेजिंग बाहर से आता है। तो भैया ये तो बहुत डिप्लोरेबल। आपके पास मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, आपके पास अपने ड्रिप्स नहीं है, सिरिंजेस की सिर्फ 5 फैक्ट्रियाँ हैं जो पिछले 2 साल में लगी हैं। आपका अपना सिरिंज नहीं बनता, नीडल नहीं बनता। आप क्या कह रहे हैं? मतलब क्या आपके हम पास कुछ नहीं बनता। इकोनॉमिकली हम वैसे तो हमारे हाथ में कशकोल रहता है एज अ नेशन, क्या हम इस काबिल हैं कि हमें सब? बिल्कुल इस काबिल हैं, बिल्कुल इस काबिल हैं। और मैं जितने इनिशिएटिव्स लेती हूँ मैं हर जगह खड़े होकर कहती हूँ कि हमें कशकोल नहीं चाहिए, हमारा बच्चा खुद कमा सकता है। मैंने स्टेफ्टा के साथ खुद काम किया, स्टेफ्टा के साथ मैं काम कर रही हूँ स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर या कॉटेज इंडस्ट्री क्रिएशन के ऊपर। स्टेफ्टा इज़ बाय द वे सिंध वोकेशनल ट्रेनिंग का जो इदारा है उसके साथ मैं मिलके काम कर रही हूँ। इनके ज़बरदस्त सेंटर्स होते हैं और इंशाल्लाह चंद दिनों में मेरा पहला इंक्यूबेशन सेंटर विद स्टेफ्टा इनॉग्रेट होने जा रहा है, जहाँ पे 2 ट्रेड्स हैं, दैट इज़ गारमेंट एंड द अदर वन इज़ IT। तो मैं वहाँ के जो बच्चे हैं उनको मैं वहाँ पे ऑफिसेज हमने बना के दिए हैं, आप बैठें अपना कारोबार शुरू करें, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, ये बच्चे अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करेंगे। क्या बात है। तो हम स्मॉल इंडस्ट्री क्रिएशन, अब आप एग्रीकल्चर पे जाइए, आप उठा के टमाटर सड़ा के फेंक देते हैं, 2 रुपए किलो बिक रहा होता है सीज़न में। हम स्टेफ्टा के साथ काम कर रहे हैं प्यूरी प्लांट्स लगाने के लिए, वहाँ के लोकल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, वहाँ पे जितना टोमेटोज़ है वो प्यूरीज में कन्वर्ट होके आइदर इट विल बी एब्जॉर्ब्ड इन द लोकल मार्केट और इट विल बी एक्सपोर्टेड। ओके, सो दैट कैन गेट अस सम कैपिटल, वैल्यू एडेड हो जाएगा ना। आप ये सोचिए कि टमाटर का कितना वज़न होता है, जब यही टमाटर प्रोसेस होके 1-2 ड्रम में बन जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कितनी कम हो जाती है आपकी, और ये वैल्यू एडेड चीज़ उस 2 रुपए किलो से 40 रुपए किलो बिकेगी। दिस इज सो होपफुल। मगर माहिर, what are the hurdles, what are the difficulties, what are the odds that are faced? Mindset and bureaucracy, but अब इतना प्रेशर है यूथ का कि आई एम श्योर ये सारी चीज़ें
अगर खुद चेंज नहीं हुई तो हम उनको कर देंगे। क्या बात है, जिंदाबाद, ये हुई ना बात। देखिए ये बात होती है जब कोई प्रोग्रेसिव एजुकेशनिस्ट इस तरह का अपने सर काम उठाता है तो वो करके ही दम लेता है। एंड ऑल आर प्रेयर्स विद यू। थैंक यू सो मच। आई डोंट नो हाउ वी कैन हेल्प, बट एटलीस्ट मुझे ये उम्मीद है कि L2L से अगर कोई बच्चे निकलेंगे तो वो ज़रूर आपको सपोर्ट देंगे, बिकॉज दे विल हैव सच ओपन माइंड सेट्स कि वो एक्सेप्ट कर सकें, अडेप्ट कर सकें टू द रैपिड चेंज दैट इज़ हैपनिंग अराउंड अस। माहीन, once again thank you so much for being here. I'm also really thankful for calling me here. जब मैं गैस बिजली पानी के मसाइल से हटके अपने दिल की बात करती हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये बेसिक नेसेसिटीज़ के प्रॉब्लम हमारे यहाँ मौजूद हैं, नो डाउट, बिल्कुल, बट देन देयर आर पीपल लाइक माहीन हु आर ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस। लेट्स कोलैबोरेट, let's work with her, let's join hands with her and give something more to this country because she's trying her level best. तो आप अकेली नहीं हैं। Thank you so much. Thank you so much. Jazakallah once again, and I hope कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए वो तमाम लोग जिनको कि लगता है पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता will realize बहुत कुछ किया जा रहा है और बहुत कुछ हो जाएगा Inshallah. Inshallah. I hope I had the privilege of your time. Jazakallah. Assalamu alaikum. Jazakallah khair for watching this video, and if you want to watch more videos like this, please subscribe our channel on the right or the left side. I'm confused. And keep watching. Thank you so much.